कर रहे हैं। A student investigates the indentation made by a glass ball in the surface of modeling clay. Indentation का मतलब है कि जैसे अगर आपके पास ये एक सरफेस है, इस पे आप कुछ ऑब्जेक्ट प्लेस करके उसको स्लाइटली प्रेस करें तो उसके अंदर डिप्रेशन इस तरह का मार्क आ जाएगा। देखिए मैं यहाँ से शो कर रहा हूँ, इस तरह का कुछ मार्क बन जाएगा, ये इंडेंटेशन होगी। ठीक है, ये बल्कि मैं आपको यहाँ पे उसने दिया हुआ है, ये इस तरह के आपको इंप्रेशंस बन जाएंगे उस क्ले के ऊपर। ठीक है, डिस्क्राइब briefly how to use the apparatus in figure 3.1 to determine the diameter of the glass. हमें ग्लास बॉल ये वाला दिया गया है, इस ग्लास बॉल का हमारे पास हमें इसका डायमीटर मेजर करना है और इस डायमीटर को मेजर करने के लिए हमें कुछ प्रोसीजर इसने कहा है वो लिखना है। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम of the arranged apparatus to help your explanation. अब इसने apparatus आपको दिए, ये एडेसिव पट्टी दी हुई है, ये मीटर रूल है, 200 ग्राम के मासेस हैं, ये ग्लास बॉल है, ये एक सेट स्क्वायर है। ठीक है, इनको यूज करके आपने यहाँ पर एडजस्टमेंट करनी है और आपने बताना है कि आपके पास जो है किस तरह से आप इसकी मेजरमेंट करेंगे। प्रीवियसली एक पुराने क्वेश्चन में एग्जाम के अंदर इस तरह की सिचुएशन थी, उसको देखें, ये डायग्राम पे इस पे मोर और लेस आइडेंटिकल है। ये एक हमारे पास पिंग पोंग बॉल्स हैं, इनके लिए हमें इनका डायमीटर मेजर करना था। तो हमने क्या किया, हमने ये दो ग्लास के ब्लॉक्स लिए, इनके बीच में ये बॉल्स रखी और उनके ऊपर हमने ये मीटर रूल रखा। तो यहाँ से हमने इसकी लेंथ मेजर कर ली, दिस इज L1। यहाँ से इसकी लेंथ मेजर की L2। ये L2 में से हम L1 को माइनस करेंगे तो ये वाली लेंथ L आ जाएगी। ठीक है, फिर उस L को कितनी बॉल्स हैं बेटा, उन बॉल्स के नंबर पे हम डिवाइड कर देंगे, यानी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ मेजर की। फिर हमने कहा कि डायामीटर जो होगा इसका ऑफ सिंगल बॉल वो हमारे पास आ जाएगा लेंथ अपॉन नंबर ऑफ बॉल्स, 1 2 3 4 5 एंड 6। इस केस में 6 पे डिवाइड कर देंगे, यू गेट द डायमीटर। ठीक है, आपके पास डायमीटर आ जाएगा। तो ये तस्वीर इतनी कोई वाजे है नहीं मेरे ख्याल से, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ इसको देखने की। तो प्रोबेबली यहाँ पे 70 आ रहा है, ये 70 सेंटीमीटर है और यहाँ पर मेरा ख्याल है कि दिस इज 47, आई थिंक 47 है। तो ये हमारे पास 70 माइनस 47 डिवाइडेड बाय 6 कर दे तो आपके पास बॉल का डायमीटर आ जाएगा। ये प्लीज कोई मुझे सॉल्व बताए, इसका आंसर बताए। तो 3.83 बता रहे हैं इसमें, तो दिस इज 3.83 सेंटीमीटर। तो ये एक तरह से एक तरीके कार है कि विदाउट एनी वर्नियर कैलिपर हम इसकी डायमीटर्स को कैसे, एक से ज्यादा बॉल का डायमीटर कैसे मेजर कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एग्जामिनर ने हमें एक सिंगल ग्लास बॉल दी है। अब इसके लिए जो मैंने डायग्राम बनाई है वो ये है, ये हमने मीटर रूल के ऊपर इस ग्लास बॉल को प्लेस कर दिया। यहाँ पर ये 100 जो ग्राम वाले मासेस थे उनको हमने वर्टिकली खड़ा कर दिया। अब ये वर्टिकली स्टैंड नहीं कर सकते, इसलिए एडहेसिव पट्टी, रबर वो कह लें, क्या कहते हैं उसको, टेप कह लें, एडहेसिव पट्टी लगाकर हमने इनको इस बेंच के साथ फिक्स कर लिया। जो जिस बेंच पे हमने इनको रखा हुआ था ये दोनों को फिक्स किया। ठीक है, उसके बाद मीटर रूल रखा और सेट स्क्वायर से हमने इस एज की रीडिंग ले ली। से फॉर एग्जांपल आपके लिए मैं लिख देता हूँ, ये 10 आ रही है और यहाँ से रीडिंग ली से यहाँ पर 14 आ रही है,
तो 14 माइनस 10 ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये इसका डायमीटर आ जाएगा। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम इस सेटअप में? हमने 100 ग्राम के जो मासेस एग्जामिनर ने दिए यहाँ पे, उन 100 ग्राम के मासेस को वर्टिकली खड़ा कर दिया यूं, और उसके बाद एडेसिव पट्टी लगाकर हमने इनको यहाँ पर इसके साथ अटैच कर दिया। इन बिटवीन उसके हमने ग्लास बॉल रखी हुई है। फिर हमने मीटर रूल रखा और मीटर रूल से सेट स्क्वायर को अटैच किया, और यहाँ से हमने क्या कर लिया, हमने रीडिंग ले ली। ठीक है, तो किसी भी जगह पर जो सेट स्क्वायर है रीडिंग के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग यहाँ से, अगर आप लोगों को विजुलाइज हो सके, आई विल ट्राई कि ये आपको डायग्राम पे इसका फोकस आउट हो गया। ये सेट स्क्वायर रखा हुआ है, तो दिस सेट स्क्वायर इज डूइंग व्हाट, ये सेट स्क्वायर इस जगह को, यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ है, इस पॉइंट को मीटर रूल से कनेक्ट कर रहा है। सेट स्क्वायर करता है, सेट स्क्वायर कनेक्ट्स द ऑब्जेक्ट विद द रूलर। तो किसी भी मेजरमेंट में जो सेट स्क्वायर यूज करते हैं, तो ये क्या करता है, सेट स्क्वायर कनेक्ट्स द ऑब्जेक्ट विद मीटर रूल। बेटा बॉल को वर्टिकली से क्या मतलब है, बॉल तो है ही सर्कुलर, उसको वर्टिकली नहीं, हमने मासिस को वर्टिकली खड़ा किया है। आप उनको हॉरिजॉन्टली रखते हैं मार्स, इसलिए कि बॉल उसमें से बाहर न निकल जाए, इसलिए वर्टिकली खड़ा किया ताकि साइड्स पे उसको होल्ड कर ले। ये प्लीज ये फंक्शन समझ में आया आपके पास? ये आपका सेट स्क्वायर है, तो ये आपके पास स्ट्रिंग है, तो इस स्ट्रिंग का ये एज यहाँ पर मीटर रूल से कनेक्ट हो रहा है। तो ये पैरेलैक्स एरर को अवॉइड करने की एक ट्रिक है। तो ऐसे ही कुछ काम बेटा इस जगह पे हम यहाँ पर सेट स्क्वायर से करा रहे हैं। तो सेट स्क्वायर यहाँ पर आपके मीटर रूल के साथ कनेक्ट कर रहा है, तो आपको जो लेंथ होगी वो मेजर करने में आसानी होगी। ठीक है, अगर आप इन मासेस को इस तरह से प्लेस कर दें, तो मेरे ख्याल से वो भी चल जाएगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसमें बॉल बाहर निकल सकती है, बॉल का डायमीटर ज्यादा होगा। डिपेंड करता है बेटा मार्किंग स्कीम पे, आपने वो सारे यूज किए, अगर वो एग्जामिनर एक्सेप्ट करता है तो ठीक है। तो अब देखें, इधर मैंने स्टेटमेंट लिखी है, प्लेस ग्लास बॉल बिटवीन 200 ग्राम मासेस, यूज एडहेसिव पट्टी ऑन आउटर साइड ऑफ 100 ग्राम मास, यूज सेट टू सेट स्क्वायर, या टू भी नहीं एक भी होता है, यूज सेट स्क्वायर एंड मीटर रूल टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 100 ग्राम मासेस। तो ये आपके पास क्या होगा, दिस डिस्टेंस वुड बी, ठीक है बेटा, किसी को प्रॉब्लम इस डिस्क्रिप्शन में? ठीक है, तो ये हमारे पास पहला पार्ट हो गया सॉल्व। इसमें आप लोगों का फीडबैक आ रहा है कि आप लोगों को बात क्लियर होगी। तो दिस इज हाउ वी विल डन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट पार्ट में अब इसने क्या किया है, द स्टूडेंट यूजेस द ग्लास बॉल टू मेक एन एडेंटेशन इन अ पीस ऑफ मॉडलिंग क्ले, फिगर 3.2 शोज ऑपरेटर्स। ये आपका ग्लास आ गया, इसके ऊपर 300 ग्राम का मास रखा है, ये वुडन स्ट्रिप है, ये जो 300 ग्राम का मास है, ये इसका वेट इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, इसकी वजह से ये इसके अंदर इंप्रेशन जनरेट हो जाएगा। A 300 gram mass with weight F1 3 Newton is placed on a wooden strip directly above the glass ball. The mass is left in place for 1 minute and then removed. तो इसको 1 मिनट के लिए उन्होंने मास को प्लेस किया 3 न्यूटन को,
और उसके बाद इसको रिमूव कर दें। ठीक है, तो द स्टूडेंट repeats the experiment with the ball on different part of the clay and 300-gram mass hanging at the end of the wooden strip. The student repeats the experiment with the ball on different part of the clay, ठीक है, and 300-gram mass hanging at the other end. अब उसने इसको यहाँ पे हैंग कर दिया इस 300 ग्राम के मास को। अब इसकी वजह से जो ये टर्निंग इफेक्ट जनरेट होगा, उससे जो यहाँ पर इंप्रेशन आएगा वो इंप्रेशन को वो रीड करेगा। ठीक है, तो द लेंथ्स x एंड y इन फिगर 3.3 आर शोन टू स्केल ऑफ 1:5। यानी आपके पास मॉडल जो है वो 5 है और 1 है, और एक्चुअल जो है वो 5 है। यानी 1 सेंटीमीटर आपके इस मॉडल पे जो आपको देगा वो एक्चुअल का 5 सेंटीमीटर के इक्वल होगा, 1:5। द एक्चुअल लेंथ x एंड y आर 5 टाइम्स लार्जर। यही बात मैं कह रहा था, मेजर x एंड y, ये जो स्मॉल x और y है इनको आप मेजर करें पहले तो बाय यूजिंग योर रूलर। मेजर करें, मुझे आंसर बताएं। दिस इज 3.9। 3.5 कैसे बेटा, 3.9 आ रहा है मेरे पास तो। आप लोग दोबारा चेक करें, मेरे पास तो बेटा 3.9 आ रहा है। ये एक्स मेजर कर दें, ये 3.9 आ रहा है। हो सकता है आप लोगों के प्रिंट आउट्स में वो श्रिंक होगी वो डायग्राम, पर मैं आई विल गो विद 3.9। जो मेरे पास आ रहा है मैं अपनी कैलकुलेशन उसके ऊपर बेस कर रहा हूँ। तो दिस इज 3.9 सेंटीमीटर। तो हाउ मेनी, यहाँ पे मिलीमीटर्स दिए हुए, तो हाउ मेनी मिलीमीटर्स आर देयर, 39 मिलीमीटर्स। तो यहाँ पे आंसर आ गया 39 मिलीमीटर्स। देन आई विल मेजर वाई। आप लोग अपनी कैलकुलेशन अपने एक्स और वाई पे कीजिएगा। मैं अपने एक्स और वाई पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ। अब मैं अपना वाई यहाँ पे मेजर कर रहा हूँ। दिस इज अराउंड 7.9, 79 मिलीमीटर। तो वाई इज 7.9। जी 79 मिलीमीटर आ रहा है, बिल्कुल सही है। 7.3 would be centimeters, you should write it as 73 millimeters क्योंकि यूनिट मिलीमीटर्स में गिवन। ठीक है, कैलकुलेट द एक्चुअल लेंथ x एंड y इन मीटर्स। अब इनकी एक्चुअल लेंथ को आपने फाइंड करना है। पहले x की लेंथ को मेजर कर लेते हैं। तो सो मेरा आंसर आएगा 5 टाइम्स 39, 195। सही बताया बेटा आपने। दिस इज x, कैपिटल x इज 195 मिलीमीटर्स। कन्वर्टेड इनटू मीटर्स, देखो यहाँ पे मीटर में आंसर मांगा है, तो 1000 पे डिवाइड कर दो, तो 0.195
meters. The answer over here is 0.195 meters. ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? ओके, अब y वाली बेटा आप खुद कैलकुलेशन करें, y की कैलकुलेशन आप लोग खुद कर लें। 395, ओके, y का मुझे बता रहे हैं 395, तो y इज इक्वल टू 5 इंटू 79, 395 millimeter. This is 0.395 meters. This is 0.395 meters. ठीक है, आई होप इस सारी कैलकुलेशन में कोई फिजिक्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो बेसिक मैथ है, तो ऐसा कोई काम नहीं था। अब बेटा ये F2 फाइंड करना है। कैलकुलेट द फोर्स F2 exerted on the clay by the ball using the equation 3y upon 3x. 3y upon 3x. तो बेटा अब आप लोग यूज करें इसको, इक्वेशन को। 3y is 0.395 upon x is 0.195, 6.08 न्यूटन्स बता रहे हैं आंसर मुझे, तो ये आ गया 6.08 न्यूटन्स। ठीक है, सबका आंसर यही है, वेरी गुड। लेकिन अभी तक कोई आपने फिजिक्स इस्तेमाल नहीं किया, एग्जामिनर ने आपको इंस्ट्रक्शंस दिए, आप उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जा रहे हैं और बेसिक अरिथमेटिक, बेसिक मैथ जो है उसको यूज कर रहे हैं। Then the next one, when the ball presses into the surface of the clay, it makes a small circular mark. This mark is called indentation. Figure 3.4 shows the indentation made by the glass ball in the surface of the clay. The indentations are drawn full scale. The smaller indentation is made by the mass positioned as in figure 3.2. This is from figure 3.2. When it was placed above, ठीक है, बिल्कुल ऊपर रखा हुआ था, ये वाला केस 3.2 एग्जैक्ट ऊपर रखा हुआ था, और जब इस तरह से टर्निंग इफेक्ट को यूज किया, दिस इज फिगर 3.3, तो ये आपके पास 3.2 से आया था, ये 3.3 से आया है। अब क्या रहा है वो, measure and record the diameter of smaller indentation D1 and the diameter of the larger indentation D2. तो इनके डायमीटर्स आपने मेजर करने, तो 1 2 3 4, तो स्मॉल आ रहा है 0.4, तो 0.4 सेंटीमीटर है, तो ये कितना बन जाएगा बेटा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो जी, 0.4 सेंटीमीटर है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना हो जाएगा ये 4 मिलीमीटर। इसी तरह से बेटा ये लार्जर वाला मेजर करते हैं, दिस इज 0.9। ये स्केल ऐसे रखेंगे जिसपे मैक्सिमम रीडिंग आ रही होगी इसकी, तो 0.9, इसका मतलब ये है कि 0.9 मीन्स 9 मिलीमीटर्स। ठीक है, तो इससे पहले जब मैंने कैलकुलेट किया था तो उसमें क्या था, हाँ यही आ रहा है, ठीक है। अब बेटा ये इसने कहा है कि the graph in figure 3.5 shows the relationship between the diameter of the indentation and the surface area of modeling clay inside the indentation for this glass block. तो ये जो सरफेस एरिया है यहाँ पर इस जगह पे होल्स में, वो और इनके डायमीटर का उसने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया। ये सरफेस एरिया y एक्सिस पे, डायमीटर ऑन
एक्स एक्सिस। तो अब बेटा आपको ये जो है पॉइंट्स इसके मेरे ख्याल से प्लॉट करने होंगे। ऑन फिगर 3.5 प्लॉट द डाटा शोन इन फिगर 3.1। तो 3.1 का ये डाटा जो है 90 और 141.3, ये इसको हमने प्लॉट करना है इस फिगर के ऊपर। तो जब डायमीटर 10 है तो दिस इज 90, तो 10 पे 90 है, तो 1 2 3 4 5, 20/5 4। तो वन स्मॉल ब्लॉक रिप्रेजेंट्स 4। तो इसका मतलब 1 पे 4 का मतलब हो गया 2.5। तो 90 इज समवेयर हेयर। तो बेटा अब 10 पे 90 को प्लॉट करते हैं। ये हमने 90 को प्लॉट कर लिया, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है 141.3 12 पे। तो 141, तो 12 पे 140, तो दिस इज 140, दिस वुड बी 144। तो 140 से स्लाइटली अबव, तो 12 कहाँ पे, 12 यहाँ पे, ठीक। ये स्लाइटली अबव हमने यहाँ पे इसको मार्क कर दिया बेटा, ठीक है। अब इसका क्या इंस्ट्रक्शंस है? तो ऑन फिगर 3.5 ड्रॉ द बेस्ट फिट कर्व। आपको बेस्ट फिट कर्व ड्रॉ करना है। जैसे बेस्ट फिट लाइन होती है ऐसे ही बेस्ट फिट कर्व होता है। और बेस्ट फिट कर्व जब आप ड्रॉ करेंगे तो आपके पास जो आपकी लाइन है वो लाइन मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लॉट से पास करे, और इस तरह से पास करे कि वो स्मूथली अबव एंड बिलो, जैसे बेस्ट फिट लाइन में होता है अबव एंड बिलो जो है पॉइंट्स आपके वो इक्वल होते हैं, यहाँ भी ऐसे ही होगा। तो अब मैं कोशिश करता हूँ कि हम बेस्ट फिट लाइन जो है यहाँ पे ड्रॉ कर लें। मैं इसको यूज कर लेता हूँ। बड़ा मुश्किल है बेटा ये स्क्रीन पे ड्रॉ करना। आई एम ट्राइंग कि हो जाए। तकरीबन हो गया बेटा, ये मेरा हाथ हिल गया, सारे पॉइंट जो है देखो लाइन से ऊपर चले गए सारे पॉइंट्स। एक मिनट दोबारा ट्राई करते हैं। ठीक है, तो आई ट्राइड के हमारे पास ये थोड़ा सा मेरा हाथ यहाँ पे फिर है, पर इसको फिलहाल तो मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ। ये हमारा इसका बेस्ट फिट कर्व हुआ। ठीक है, स्क्रीन पे अब मैं इससे बेहतर ड्रॉ नहीं कर सकता। ठीक है बेटा। अब ये कह रहा है कि यूज फिगर 3.5 टू डिटरमाइन द सरफेस एरिया A1 एंड A2 ऑफ द मॉडलिंग क्ले इनसाइड द इंडेंटेशन विद द डायमीटर D1 एंड D2। जो आपने यहाँ पे डायमीटर D1 और D2 फाइंड किए हैं 4 और 9, इस पे आप उन इंडेंटेशन का सरफेस एरिया निकालें। तो आपके पास यहाँ से ये सरफेस एरिया आ रहा है, ये कोई रीड करे कितना है? अराउंड यही पॉइंट है। ये 12 बन रहा है, और 8 12, 12 बन रहा है ना बेटा? नो इट्स नॉट नेसेसरी कि लाइन पे हो, लेकिन अबव एंड बिलो द लाइन जो है वो आपके पास सेम होना चाहिए।
जी बेटा, फिजिक्स में भी ऐसे ही होता है, इक्वली डिवाइड करता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं नंबर ऑफ प्लॉट्स अबव एंड बिलो सेम हो। इट्स अ कर्व, इट्स नॉट अ बेस्ट फिट लाइन, इट्स अ बेस्ट फिट कर्व। ठीक है, तो D1 के ऊपर हमारे पास जो सरफेस एरिया आ रहा है दैट इज 12। अब बेटा D2 हमारा कितना था, 9। 9 के ऊपर रीड करते हैं कितना आ रहा है, देखते हैं अभी। तो 9 वुड बी समवेयर हेयर। यहाँ से इसको रीड करते हैं, ये कितना आ रहा है बेटा, ये प्लीज को रीड करें। दिस इज 68.5। ओके, आपका 68.5 आ रहा है। मैं एक दफा फिर देखूं, ड्रॉ द लाइन। 68 आ रहा है मेरी कैलकुलेशन में है। ठीक है, मेरे हाथ यहाँ पे थोड़ा सा हिला है, पर अब जो आंसर आ रहा है हम विल फॉलो दैट। तो दिस आंसर इज 68। एक ब्लॉक की 4 डिविजन है, 1 2 3 4 5। ये आपके पास 5 ब्लॉक्स है, और इन 5 ब्लॉक्स के लिए ये 20 है। तो 20/5 यू गेट 4। तो वन स्मॉल ब्लॉक इज 4। तो दिस इज 60, 64, दिस इज 68। ठीक है, अगर किसी का 70 आ रहा है, 68.5 आ रहा है, वट एवर, यू फॉलो योर आंसर। मैं तो बेटा इस वक्त जो मेरे पास आंसर आ रहा है मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये 12 आ गया, ये 68 आ गया। अभी तक कोई अपने फिजिक्स यूज नहीं किए, ये सारा मैथ्स यूज हो रहा है, कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, ग्राफ रीड कर रहे हैं, कोई ऐसा फिजिक्स का प्रिंसिपल यूज नहीं हुआ। Another student claims that A2 is equals to K A1 and F2 is equals to K F1, where K is a constant, F1 is 3, F1 is 3, and F2 is your answer in B3. Answer in B3. B3 कहाँ है भाई? B3, B3. Yes, this is the answer in B3. That is 6.08. Using your values F2, A1, A2 from B3 and D3. D3 से हमने क्या बेटा लेना है? D3 कहाँ पे बेटा? D3, अच्छा ये रहा, दिस इज D3, 12 and 68 surface areas. तो A1 is 12 and A2 is 68. बेटा फर्स्ट K फाइंड करें। K1 will be A2 upon A1. A2 is 68 and this is 12. 5.67 बता रहे हैं बेटा। K2 फाइंड करते हैं। K2 हमारे पास बनेगा F2 upon F1. F2 is 6.08 and F1 is 3, 2.03. So our first value of K is 5.67, second is 2.03. तो प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सारा अभी तक बेटा एक गिवन काम है, उसी काम के ऊपर जो भी उसकी इंस्ट्रक्शंस हैं हम उसको ही फॉलो करते जा रहे हैं। बहुत आसान होता है एटीपी। पर values of K are assumed to be the same within the limits of experimental accuracy if they are within 10% of each other. Explain whether these results show that the student claim is correct. अब हमें देखना पड़ेगा
अब इसका तरीकेकार ये, दो के की वैल्यू, इसमें जो लार्जर वैल्यू है आप उसको पिक कर लें। मैं हमेशा यही करता हूँ, आप स्मॉलर भी ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप 5.07 का 10% फाइंड करें, यानी 10/100, तो दिस वुड बी 0.507। ऐसे ही होगा बेटा, 10% यही बनेगा। ठीक है, 0.507 आ गया 10%। अब आप क्या करें, अब आप बेटा 5.07 में ये 0.507 ऐड करें, और 5.07 में ये 0.507 सब्ट्रैक्ट करें। जो भी आप 10% फाइंड कर रहे हैं उसको आप जो है 5.67 है, ओह सॉरी, ओहो, एक मिनट बेटा, गलती हो गई। ये प्लीज ऐड करके मुझे आंसर बताएं स्टॉप वाले का। 5.67 में 0.567 ऐड करें, क्या बनेगा आंसर? 6.237। तो मैं 6.24 कर दूं, सब्ट्रैक्ट करना बेटा, माइनस करना। 5.103, कैन इट बी 5.10, है ना? ठीक है, सो आर वैल्यू ऑफ के ranges from 6.24 to 5.10। क्या हमारा सेकंड के जो है 2.03 इस रेंज के अंदर आता है? क्या हमारा के, सेकंड के इसकी रेंज में आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास जो है ये 10% एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी के साथ कंसिस्टेंट नहीं है। यही है ना मतलब, इसका कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आपने क्या करना है, आपने इन दोनों केस में से किसी भी एक की वैल्यू ले लेनी है। चाहे आप ये ले लेते 2.03, आप इससे सॉल्व कर लेते। अमूमन यूजुअली बड़ा वाला नंबर लिया जाता है, लेकिन ये भी एक्सेप्टेबल है। तो आपने इस के को लिया, इसका 10% फाइंड कर लिया, इसकी दो वैल्यूज आ गई आपके पास, एक रेंज आ गई। अब आपने देखना है कि सेकंड वैल्यू इस रेंज के अंदर है। अगर सेकंड वैल्यू इस रेंज में है, फॉर सपोज अगर सेकंड वैल्यू होती है आपके पास, फर्ज करते हैं 5.95, तो वो इस रेंज के अंदर है। इसका मतलब क्या होता कि आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो विद इन द लिमिट ऑफ एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी, आपकी आंसर्स कंसिस्टेंट होते हैं, बिकॉज इट्स अ 10%। तो 10%, 10/100 करेंगे ताकि परसेंट खत्म हो जाए। दैट्स वाई 10/100 किया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है, ये बेटा ये इसकी रेंज में नहीं है। अब देखो यहाँ पे मैंने कमेंट किया हुआ होगा, ये रहा, ये मैंने यहाँ पे वर्किंग शो की है आपको। नहीं, जरूरत नहीं है बेटा ऑलवेज टेक करने की, लेकिन जरा बड़ा नंबर होता है तो उससे रेंज बड़ी हो जाती है, छोटे नंबर से छोटी रेंज होती है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जामिनर आपको इस चीज के मार्क्स जो है बहुत कम चांस है कि वो कंसिस्टेंट है या नहीं है इस पे दे। वो आपकी कैलकुलेशंस को देखेगा, ये जैसे मैंने यहाँ कैलकुलेशंस की हुई हैं, तो ये आपके पास, तो इस तरह की आपने वर्किंग शो की है। तो वैल्यू ऑफ के इज नॉट विद इन द लिमिट ऑफ एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी 10%, विद इन द 10% एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी, या सिंपल यही लिख दे, वैल्यू ऑफ के इज नॉट विद इन द लिमिट ऑफ एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी, बस यही लिख देते हैं। ये वर्किंग शो कर देते हैं एग्जामिनर को।
बेटा उसने क्वेश्चन में कहा था कि आपको ये देखना है कि जो भी आपका आंसर है, द वैल्यूज ऑफ के आर अज्यूम टू बी द सेम विद इन द लिमिट ऑफ एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी इफ दे आर विद इन 10% ऑफ ईच अदर। तो व्हाट वी डिड, वी पिक द लार्जर वैल्यू, हमने लार्जर वैल्यू पिक करके उसका 10% फाइंड किया, उस लार्जर वैल्यू में उस 10% को ऐड किया, फिर उसी 10% को सब्ट्रैक्ट किया ताकि हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज के की आ जाए। ये एक्चुअली आपने के मैक्स फाइंड किया और ये आपने के मिनिमम फाइंड किया। उसके बाद जो सेकंड के था आपका, आपने ये चेक करना है कि क्या वो सेकंड के इस रेंज के अंदर लाए कर रहा है। अगर वो इस रेंज में लाए कर रहा है तो इसका मतलब योर एक्सपेरिमेंट इज विद इन द 10% एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी। अगर लाए नहीं कर रहा तो इसका मतलब है ये कंसिस्टेंट नहीं है, ये 10% एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी को ओबे नहीं कर रहा। ठीक है बेटा, ये एक्सपेरिमेंटल एरर है, कोई ना कोई वजह हुई होगी, अब इस कैलकुलेशन में नहीं कर रहा। ठीक है, सही है भाई, इस पे फीडबैक दे दें, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। बेटा इसका एक्सपेरिमेंटल कोई इनएक्यूरेसी होगी ना, एक्सपेरिमेंटल कोई प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से ये कंसिस्टेंट नहीं है विद इन द 10%, कोई एरर्स होंगे। ठीक है, कोई एरर्स होंगे जिसकी वजह से ये कंसिस्टेंट नहीं हुआ। तो नेक्स्ट है, स्टूडेंट्स इन अनदर लेबोरेटरी obtain different values of A1 and A2 using the same arrangement of apparatus. Identify two variables that should be controlled to ensure similar A1 and A2 when using modeling clay. तो जब मॉडलिंग क्ले को हम यूज करेंगे तो हम कौन से दो दो ऐसे इसमें फैक्टर्स कंसीडर करें जिनको कांस्टेंट रखें, तो हमारे पास जो है जो वो है क्या कहते हैं इसको, सेम रिजल्ट्स जो हैं वो तकरीबन फेयर कंपैरिजन में आए। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं टेक द सेम बॉल, सेम अमाउंट ऑफ मास यूज टू कंप्रेस द एरिया। ठीक है, ये बात भी सही है। और कोई लोग कुछ आइडिया दे, सेम टाइम के लिए अप्लाई करें, मॉडलिंग क्ले सेम टाइप की होनी चाहिए, है ना। ये इस तरह के पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यस, द सेम बॉल, सेम रूम टेम्परेचर, सेम टाइम फॉर विच फोर्स इज अप्लाइड। जी, तो ये आपके पास इनमें से और भी बहुत सारे होंगे, आप एमएस देख लीजिएगा। तो इस वक्त तो उस वक्त मेरे जहन में 3 पॉइंट्स आ रहे थे, तो आप लोगों ने भी यही कहा है कि सेम बॉल होनी चाहिए, सेम अमाउंट ऑफ मास या सेम अमाउंट ऑफ फोर्स होनी चाहिए, सेम टाइम होना चाहिए। अगर आप टेम्परेचर डिफरेंट करेंगे तो बेटा, अगर फर्ज करते हैं टेम्परेचर हाई होगा तो मॉडलिंग क्ले ड्राई हो जाएगी, आप समझे। तो सेम रूम टेम्परेचर होना चाहिए, जैसे अगर जिस जगह पे आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया वहां पे 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, तो दूसरी जगह पे भी रूम का टेम्परेचर सेम हो, या क्ले का सेम टेम्परेचर हो, जो क्ले आप यूज कर रहे हैं उसका टेम्परेचर सेम हो। ठीक है, ये बात क्लियर है भाई सब लोगों को। तो ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन इसका, a student investigates a student investigates the factor affecting the bend angle theta of metal strip। तो मेटल स्ट्रिप के बेंड एंगल्स जो हैं उसको वो स्टूडेंट जो है इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए उसने यहाँ पे सेटअप दिया, आप लोग प्लीज इस क्वेश्चन को गो थ्रू करें, पढ़ें। जी, तो a student investigates the factor affecting the bend angle theta of a metal strip. The student places a thin, straight metal strip on two supports and attaches a mass weight W to the middle of the strip. The metal strip bends as shown in figure 4.1.
इस फिगर में जैसे ये इसने वेट यहाँ पे हैंगर के थ्रू, दिस इज मास हैंगर, मास हैंगर के थ्रू उसने ये लोड लगाया इस पे, तो ये स्लाइटली बेंड कर गई मेटल स्ट्रिप। अब ये इसका एंगल मेजर कर रहा है, देखो यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल और यहाँ से ये एंगल वो मेजर कर रहा है, ये बेंड एंगल है। प्लान एन एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट, हमें इन्वेस्टिगेट करना है एक एक्सपेरिमेंट को प्लान करके। वन वेरिएबल, टू इन्वेस्टिगेट वन वेरिएबल अफेक्टिंग थीटा, कौन सा वेरिएबल इसमें ऐसा होगा जो इस थीटा को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, उसको सोचते हुए हमें इसको प्लान करना है। और मैंने प्रीवियस क्लास में भी कहा था, सिंपली आपको कुछ नहीं करना, आपने इन क्वेश्चंस का आंसर लिखना है। अगर आप ये आंसर लिख देंगे तो आपको मार्क्स कंप्लीट मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर, अच्छा ये कह रहे हैं इन्वेस्टिगेट, ये वेट का इन्होंने एक आइडिया दिया, ठीक है वेट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वन वेरिएबल यानी इनका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम वेट चेंज करते जाएंगे और यहाँ से उस वेट की वजह से एंगल डिफरेंट होता जाएगा, तो वेट चेंज करेंगे एंगल को मेजर कर लेंगे। ये बात सब एग्री कर रहे हैं इस बात से? मैंने भी यही सोच के डिजाइन किया हुआ है ये। तो यहाँ से हम लोड ऐड करेंगे, आप खुद सोचे ना, आप अगर इसको अपने हाथ से खींच रहे हैं तो अगर आप इसे डाउनवर्ड पुल करेंगे तो नीचे की तरफ खींचेंगे तो यहाँ पे एंगल बढ़ता जाएगा। तो बाय एडिंग लोड ये एंगल चेंज होगा। तो उसने कहा ना, प्लान एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट वन वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल आप सोचेंगे विच इज अफेक्टिंग थीटा, थीटा के साथ। तो explain briefly how to carry out investigation, include how you will measure angle theta, state variables to be controlled, draw a table, आपको सिर्फ कॉलम हेडिंग्स लिखनी है, नंबर नहीं लिखने उसमें। एक्सप्लेन हाउ टू यूज योर रीडिंग टू रीच अ कंक्लूजन। ठीक है, तो आपको किस तरह से इसको अफेक्ट करना है, ये हमारे पास दूसरे फैक्टर्स देखें, मैं और भी समझाऊं आपको। इन दो के दरमियान गैप है, अगर आप वेट को कांस्टेंट रख के इन इसके डिस्टेंस को बढ़ाते, उससे भी एंगल पे फर्क पड़ता। लेकिन द इजीएस्ट अप्रोच ये है कि आप इस डिस्टेंस को फिक्स कर दें, ये कांस्टेंट करें। जहां पर आपने इस मास हैंगर को अटैच किया हुआ है, इस डिस्टेंस को भी फिक्स कर दें। यानी पोजीशन ऑफ द मास हैंगर इन द मेटल स्ट्रिप शुड बी केप्ट कांस्टेंट, एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू रिटॉर्ड स्टैंड्स, ये जो मेटल, ये जो सपोर्ट्स है, इन दो सपोर्ट्स के दरमियान डिस्टेंस भी आपका कांस्टेंट होना चाहिए। जहां पे आपने इसको हैंग किया हुआ है, वो हैंगर की पोजीशन भी आपके पास फिक्स्ड होनी चाहिए। एनीवन हैविंग एनी क्वेरी अबाउट दिस? अभी तक जो मैंने डिस्कस किया है, किसी के जहन में कोई प्रॉब्लम है, कोई बात है, तो मुझे व्हाट्सएप करें। ये हम वेट चेंज करके एंगल को मेजर करेंगे। देखिए बड़ा आसान प्रैक्टिकल है। आपको आपको जो उसने कहा ना, हाउ टू कैरी आउट द इन्वेस्टिगेशन, सिंपल, बहुत आसान है कि आपने यहाँ पर लोड ऐड करना है, उससे यहाँ पर एंगल चेंज होना है, आपने प्रोटेक्टर से वो एंगल मेजर करते जाना है। ठीक है ना, ये दिस इज हाउ यू कैरी आउट दिस एक्सपेरिमेंट। और उसके बाद द वेरिएबल्स दैट you will be keeping constant, one is the distance between the stand, other one is you will use the same metal strip। पूरे एक्सपेरिमेंट में एक ही मेटल स्ट्रिप यूज होगी, ऐसा नहीं है कि हर दफा लोड पे नई मेटल स्ट्रिप लगाए। तीसरा कांस्टेंट वेरिएबल होगा पोजीशन ऑफ द हैंगर, जो लोड जिस पॉइंट पे अप्लाई कर रहे हैं वो पॉइंट चेंज नहीं होना चाहिए, वो वही रहे। तो हाउ मेनी कांस्टेंट वेरिएबल्स आर देयर? दिस डिस्टेंस, द मेटल स्ट्रिप, एंड द पोजीशन एट विच द लोड इज बीइंग अप्लाइड, यानी ये स्मॉल डी, इसको आपको कांस्टेंट रखना है। ठीक है, आप लोड ऐड करेंगे, उससे एंगल को मेजर करेंगे। दिस इज व्हाट यू विल बी डूइंग इन दिस एक्सपेरिमेंट। तो ये इसका मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है। उसने कहा यू मे ड्रॉ अ डायग्राम इफ यू थिंक दिस विल हेल्प यू। बिल्कुल हेल्प करेगी, क्योंकि मुझे शो करना है उसको कि मैं एंगल कैसे मेजर करूंगा। तो दिस इज माय सेटअप। ये दो मेरे पास सपोर्ट्स हैं, इन सपोर्ट्स में ये मेटल की स्ट्रिप है, उसको लेबल कर देते हैं मेटल स्ट्रिप। तो इस मेटल स्ट्रिप को हमने यहाँ पे फिक्स किया हुआ है, क्लैंप किया हुआ है, और यहाँ पे सेंटर पे लोड अटैच कर दिया है। और लोड अटैच किया तो बेटा यहाँ से हमने एक प्रोटेक्टर को रखा,
और नीचे इसके हमने यहाँ पर क्लैंप के साथ ये सेट स्क्वायर रखा। सेट स्क्वायर से क्या हो रहा है, सेट स्क्वायर से ये जो आपका ये है प्रोटेक्टर है, ये हॉरिजॉन्टल रहेगा। ठीक है, ऐसे हवा में तो नहीं रख सकते। सेट स्क्वायर इसके साथ क्लैंप के साथ अटैच किया, यू करके अटैच किया, ये क्लैंप है आपका, इसके साथ सेट स्क्वायर को अटैच किया, इसके ऊपर आपने प्रोटेक्टर को प्लेस करके ये एंगल मेजर कर लिया, दिस इज योर एंगल थीटा। ठीक है, तो मेजर द मास ऑफ द मास हैंगर एंड मास यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, हमने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से इसका मास और ये मेजर कर लिया। मास के बजाय आप वेट भी लिख सकते हैं। तो हैंग द मास हैंगर एंड द मास एट द सेंटर ऑफ द स्ट्रिप, ये सेंटर ऑफ द स्ट्रिप पे आपने इनको हैंग कर दिया। यूज अ प्रोटेक्टर एंड सेट स्क्वायर टू मेजर एंगल थीटा एज शोन इन द डायग्राम, जैसे आपने डायग्राम में प्रोटेक्टर और सेट स्क्वायर को यूज किया, इसको यूज करके आप एंगल मेजर कर लेंगे। एड masses टू मास हैंगर एट द सेंटर एंड मेजर corresponding बेंडिंग एंगल, तो एड masses की जगह पे इंक्रीज वेट। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कह दें कि इंक्रीज वेट एट सेंटर एंड मेजर corresponding एंगल थीटा, तो ये बात भी ठीक है, वो मास वाली बात भी ठीक है। उसके बाद है ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट कीप द डिस्टेंस कैपिटल डी between the stands constant, use the same metal strip, keep the location of mass hanger constant, yani keep small d constant, data collected in experiment is noted down in following table, तो ये सीरियल नंबर आ गया, ये वेट आ गया, ये बेंड का एंगल आ गया। ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन बेंड एंगल थीटा ऑन वाई एक्सिस एंड वेट ऑन एक्स एक्सिस, बाय लुकिंग द शेप ऑफ द ग्राफ रिलेशन बिटवीन थीटा एंड डब्ल्यू कैन बी कंक्लूडेड, कि आपके पास फर्ज करते हैं ये ग्राफ यू बन रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम। ठीक है, तो ये आपने लिखना नहीं है, मैं आपके लिए कह रहा हूँ, ये अगर स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन है तो इसका मतलब दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। अगर ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा, अगर मैथमेटिकल रिलेशन यू है या आपके पास ग्राफ यू बन रहा है, तो ये लीनियरली प्रोपोर्शनल है। तो ये अभी जरूरत नहीं है इनकी, आपको कोई कमेंट नहीं करना, यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखने, यहाँ पर आपको कुछ भी कमेंट नहीं करना, आपने सिंपल उसको यही बताना है कि ये आपके पास आपने ग्राफ प्लॉट करना है वाई और एक्स के दरमियान, और उसके बाद आपने उस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है, उस ग्राफ का शेप है, उससे प्रिडिक्ट करना है कि उनके दरमियान क्या रिलेशन है। तो दिस इज हाउ यू विल राइट दिस आंसर, आप इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आपके पास एक्सपेरिमेंट डिजाइन हो गया इसका, और ये इसका डायग्राम आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये डायग्राम आ गया। तो हमने क्या किया, हमने बेटा दो स्टैंड्स लिए, उस दो स्टैंड्स के बीच में ये मेटल की स्ट्रिप फिक्स कर दी, क्लैंप कर दी, और उसके बाद इन दो स्टैंड्स के बीच में हमने डिस्टेंस मेजर कर दिया, या इस डिस्टेंस को फिक्स कर दिया, आप जैसे भी इसको कहें। एग्जामिनर को मेजर करने का उसने पूछा नहीं है, इसलिए मैंने बताया नहीं। तो ये डिस्टेंस दी अब मैं चेंज नहीं करूंगा, ये स्टैंड्स अपनी जगह पे रहेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे सेंटर पे लोड हैंग कर दिया, एक वेट हैंग कर दिया। अब ये वेट जैसे ही मैंने हैंग किया, ये जो मेटल स्ट्रिप थी ये बेंड कर गई। ये पहले हो सकता है ये मेटल स्ट्रिप यूं रखी हुई हो, जैसे ही हमने हैंग किया तो ये इस तरह से सैग आ गया इसमें। अब बेटा ये कितना एंगल यहाँ से बन रहा है ये देखना है हमें, तो हमने यहाँ पर सेट स्क्वायर को क्लैंप के साथ रखा, उसके ऊपर प्रोटेक्टर को रखा और इस एंगल को मेजर कर दिया। उसके बाद अब हम क्या करें, हमने यहाँ पर वेट को ऐड करते जाना है और उससे एंगल को मेजर करते जाना है। ठीक है, और अब ये सारा काम करते हुए हमने क्या क्या चीज कांस्टेंट रखनी है, हमने कैपिटल डी स्टैंड्स के बीच में डिस्टेंस को कांस्टेंट रखना है, पूरे एक्सपेरिमेंट में सेम मेटल स्ट्रिप यूज करनी है, कीप द लोकेशन ऑफ मास हैंगर कांस्टेंट, यानी ये वाला जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस डी, हमने इस डिस्टेंस डी को भी कांस्टेंट रखना है। उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आई, जो डाटा हमने कलेक्ट किया, उसको फॉलोइंग टेबल के अंदर हम नोट डाउन कर लेंगे। ये सीरियल नंबर आ गया, ये वेट आ गया, ये बेंड एंगल आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, जो थीटा है वो वाई एक्सिस पे, ये बात आपको याद है कि एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होगा जिसको आप खुद चेंज करते हैं, और उससे जो चीज मेजर करेंगे वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पर आप लोग क्या चेंज कर रहे हैं, आप वेट चेंज कर रहे हैं, तो वेट इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल,
उसको मैंने एक्स एक्सिस पे रखा, और डिपेंडेंट वेरिएबल थीटा है उसको मैंने वाई एक्सिस पे रखा। और उसके बाद अगर फर्ज करते हैं किसी स्टूडेंट से थीटा को वो एक्स एक्सिस पे लिख लेता है और एंगल उसको वेट को वाई एक्सिस पे, तो भी गलत नहीं होगा, ये भी ठीक है। ठीक है, आप उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे और ग्राफ प्लॉट करके उसके ग्रेडियंट से उस ग्राफ के शेप को देखकर आप कमेंट करेंगे कि ये एक्सपेरिमेंट में इनके दरमियान क्या रिलेशन है। ठीक है।